नमस्कार, आई एम दीपिका शर्मा एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल टीचिंग आउटलुक। आज हम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। यहाँ से स्टेट टेट में तो क्वेश्चन आता ही है, बट सी टेट और केवीएस में मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं इन पैडागोजी फॉर्म, या फिर कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो मेथड्स जो है रिसर्च मेथड्स, वो मेनली जो है वो 3 मेथड्स हैं, बट आज हम जो है सिर्फ फर्स्ट मेथड जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसके बारे में जानेंगे और इसके डिफरेंट टूल्स के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज ए टीचर। हम भी इसके टूल्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी मेथड रिसर्च के लिए, बच्चों की रिसर्च के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो ये जो मेथड है ये मोस्ट फेमस भी है, क्योंकि सारी थ्योरीज, सारे साइकोलॉजिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आज तक, उन्होंने इसी मेथड के बेसिस पे अपनी रिसर्च की है। जैसे पियाजे की थ्योरी हुई, कोहलर की थ्योरी हुई, ये सब डिस्क्रिप्टिव मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो डिस्क्रिप्शन वर्ड है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? एक्सप्लेन करना। तो इस मेथड में हम एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे से कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन की है या क्या रिसर्च की है। तो अभी हम जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है इसके क्या मेन टूल्स हैं। सबसे पहले इसका जो टूल है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप करते ही हैं ऑब्जर्वेशन। एज ए टीचर आप बच्चे को ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। कोई बच्चा थोड़ा सा भी डिफरेंट है, जैसे अच्छा है पढ़ाई में चाहे बुरा है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप हमसे ऑब्जर्व हो ही जाता है। बट इसके 2 मेन मेथड्स हैं ऑब्जर्व करने के। फर्स्ट है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि हम उस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं और पहले पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या क्या एस्पेक्ट्स उसके ऑब्जर्व करने हैं, और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। बट जो इनफॉर्मल है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और ना ही इसमें कुछ भी प्लान्ड होता है। या फिर ऐसा हो सकता है हम प्लानिंग कर रहे हैं बट रिकॉर्ड ही रख रहे हैं, या रिकॉर्ड रख रहे हैं बट प्लान्ड नहीं है, तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। बट फॉर्मल में जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी रिकॉर्ड, जो प्रॉपर रिकॉर्ड है उसका मेंटेन किया जाएगा। बट जो ये ऑब्जर्वेशन है इसकी ये लिमिटेशन है कि बहुत लंबा चलता है। आप कितने टाइम तक एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं? बहुत देर तक आप करते जाओगे। उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे देखेंगे कि आगे से आगे जो हम चलते जाएंगे तो पिछले वाले की लिमिटेशंस को हम कवर करते जाएंगे, मतलब उसको वो हटती जाएगी नेक्स्ट मेथड में। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में यही है कि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को। साइकोलॉजी में हम ऑब्जर्वेशन से ज्यादा हम समझ पाते हैं दूसरे के बिहेवियर को, और आपको पता है साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर को ही जानना है हमने। ऑब्जर्वेशन मेथड अच्छा मेथड है, बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, महीने भी लग सकते हैं। आप एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो या वैसे ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। देखो, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर सकते हो, बच्चे को टास्क दे सकते हो, उसमें उसका बिहेवियर नोटिस कर सकते हो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। बट जो इनफॉर्मल में है उसमें आप कुछ टास्क नहीं देते, आप जनरली नोटिस कर रहे हो कि बच्चा कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, वो चीजें आप इनफॉर्मल वे में कर सकते हो। सेकंड जो है वो है हमारे पास इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है। आप आमने सामने, आपने भी कई बार, आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू फेस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर के बीच में। बट ये जो मेथड है ये काफी फ्लेक्सिबल मेथड है और ये इतना टाइम टेकिंग नहीं है। जैसे ऑब्जर्वेशन लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर रहे हैं तो 35 मिनट्स की ऑब्जर्वेशन आपकी ड्यूरिंग इंटरव्यू हो सकती है, मतलब आपका इंटरव्यू चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसमें हम ज्यादा बच्चे भी कवर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम एट ए टाइम बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इस मेथड में आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में आप उनके बारे में पता लगा सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो भी आप आंसर बोलेंगे, इंटरव्यू उसी में से कोई चीज उठा के आपसे फर्दर उसी में से क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो आपको स्कोप नहीं रहेगा कि आप जो है वो अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा हाई फाई बना लें, या आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छे से आंसर, वो वहीं से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। होता है ऐसा कि इंटरव्यूज में अपने क्वेश्चंस में इंटरव्यू फंसाने की कोशिश करता है, मतलब उसी चीज में से कुछ और पूछ लेंगे, कुछ और पूछ लेंगे, और वहां पर पहुंचा देंगे जहां पे आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से ये चीज आई है। तो ये फ्लेक्सिबल है। इंटरव्यूअर के लिए, इंटरव्यू जो ले रहा है आपके, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी मेथड है कि वो अपने क्वेश्चंस उसको पहले से फ्रेम नहीं करने पड़ेंगे, वो उन्हीं में से आगे आपसे पूछ के आपके ऑब्जर्वेशन कर लेगा कि आप
कैसे हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स के बाद वाइवा होता है, उसमें भी बच्चों को जल्दी जल्दी मतलब बहुत सारे बच्चे कवर कर लिए जाते हैं, उनका इंटरव्यू में जान लिया जाता है कि इनको कितनी नॉलेज है। तो ये लेस टाइम टेकिंग है, बट ऑन लार्ज स्केल हम इसको नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा बच्चों का, जैसे लाखों में बच्चों का क्यों, मतलब अगर कोई और साइकोलॉजी में भी हमने ऑब्जर्वेशन करनी है या रिसर्च करनी है तो बहुत सारे लोगों का हम एट ए टाइम नहीं कर सकते। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर इसकी लिमिटेशन को दूर कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चनेयर जो है वो हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है जो हमारे टीचिंग टेस्ट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नीट वगैरह के, तो ऑल इंडिया होते हैं, ये स्टेट में होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें अपीयर होते हैं। बैंक्स के एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग उसमें अपीयर होते हैं। तो क्वेश्चनेयर की जो एडवांटेज ये होगी इंटरव्यू के ऊपर कि लार्ज स्केल पे हम एट ए टाइम कर सकते हैं, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। इसमें प्रीपेयर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा जिसको सभी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ये जो है इसमें टाइम लिमिट भी होती है कि इतने टाइम में आपको जो क्वेश्चनेयर है करना पड़ता है। कई बार नहीं भी होती है, जैसे अगर हम टेस्ट दे रहे हैं किसी का तो हमें पता है हमें 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा या 3 घंटे का, जो भी डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चनेयर इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट में हमें, जैसे अगर हमने कोई घर का सामान बाहर से लेके आना है तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने ये सामान लेके आना है, तो जो मिल जाती है उसको टिक करते रहते हैं और जो नहीं मिलती है उसको क्रॉस करते रहते हैं। तो इसमें यस और नो में आंसर आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें चेकलिस्ट, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स को एक चेकलिस्ट आती थी जिसमें यस और नो पे टिक लगाना होता था कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठता है, ब्रश करता है, या वो अपने काम खुद से करता है या नहीं करता है, वो टाइम पे होमवर्क करता है, नेल्स कट करता है, ऐसे टिक वाले यस और नो वाले होते थे। तो ऐसी चेकलिस्ट से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हाँ या ना में ही आंसर मिलता है, बट कितना वो कर सकता है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है तो कितना अच्छा कर रहा है, ये नहीं इस मेथड से हमें पता चल पाता चेकलिस्ट से। तो नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। इसमें हम पता लगाते हैं, जो इसकी डिसएडवांटेज है कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि बच्चा कितना अच्छा है, वो हम रेटिंग स्केल में लगाते हैं। रेटिंग स्केल्स एक सिंपल एग्जांपल के लिए आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग बीएड में या जेबीटी में रेटिंग स्केल्स बनाए होंगे जिसमें हम टैलीज भी बनाते थे और हम अपने कंपोनेंट्स लिखते थे स्किल के। तो हमें जो हमारे टीचर्स होते थे वो मार्क्स देते थे 1 to 5 6 में से कि कौन सा आपने अच्छे से किया। वैसे ही रेटिंग स्केल में हम बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। हम एक रेटिंग स्केल बना सकते हैं 1 to 5 तक, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चे को मार्क कर सकते हैं कि 1 पे जो है वो पुअर है, 2 पे जो है बैड है, फिर एवरेज है, फिर गुड, फिर एक्सीलेंट। उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में अच्छा है, कितना अच्छा है, एवरेज, गुड, वेरी गुड। तो वो जो डिसएडवांटेज चेकलिस्ट की है वो रेटिंग स्केल में पूरी होगी। बट ये है कि ये जो रिसर्च मेथड्स हैं इनको हम अकेले यूज करने की बजाय अगर हम कलेक्टिवली यूज करें तो हमें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यस नो के साथ अगर हम रेटिंग भी यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम क्वेश्चनेयर के साथ इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो हमें ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे अगर हम जॉब का एग्जाम देते हैं, पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद जो है हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। तो कितने सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने ले लिए किसी बच्चे को ये जानने के लिए कि वो डिजर्विंग है इस जॉब के लिए या नहीं। तो नेक्स्ट है केस स्टडी। नेक्स्ट जो है वो हमारा है केस स्टडी। केस स्टडी जो है ये डीप स्टडी है, डेप्थ स्टडी है, पर ये जो है ये स्पेशल केसेस में की जाती है। जैसे कोई बच्चा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करना है, लर्निंग में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, या इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, या एब्सेंट क्यों रहता है बहुत ज्यादा, होमवर्क क्यों नहीं करके आता, ऐसे बच्चों को हम केस स्टडी मेथड के द्वारा समझते हैं, जानते हैं। तो केस स्टडी जो है इसके साथ साथ पोर्टफोलियो। केस स्टडी जो है वो हम सिर्फ उन बच्चों के लिए करते हैं जो स्पेशल बच्चे हैं या जिनमें कुछ हमें लग रहा है कि एक्सेप्शनल बिहेवियर दे रहे हैं, बट पोर्टफोलियो जो है वो सभी बच्चों का तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा है एक्शन रिसर्च, लास्ट मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है केवीएस में, इसमें मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें जैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वैसे ही ये मेथड चलता है, बट ये मेथड जो है ये किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइंटिस्ट के साथ, जैसे एक्शन रिसर्च है ये सिर्फ टीचर्स, और इसका स्कोप बड़ा ही लिमिटेड है, टीचिंग तक, एजुकेशन तक इसका स्कोप जो माना जाता है।
तो इसलिए ऐसा केवीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्शन रिसर्च का स्कोप कैसा है, ज्यादा वाइड है बट इसका जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड नहीं है, तो नॉट वाइड वाली ऑप्शन करेक्ट आनी थी उसमें। तो एक्शन रिसर्च की एक तो ये बात है कि ये ज्यादा वाइड स्कोप नहीं है, सिर्फ एजुकेशन तक इसका जो मतलब इसका जो रिसर्च है वो एजुकेशन तक ही सीमित है। दूसरा ये है कि इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम पहले प्रॉब्लम को जानते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको समझते हैं, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी रेमेडी करते हैं। तो इसमें जो रेमेडियल या डायग्नोस्टिक टीचिंग भी है वो हम बच्चे को दे सकते हैं इस मेथड के साथ ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि कहाँ पे उसको रेमेडी की जरूरत है। तो ये थे 7 टूल्स जो हम रिसर्च मेथड में यूज करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो 7 टूल्स जिनका हम मेनली यूज करते हैं, तो इनके बारे में आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के 2 मेथड्स जो रिसर्च के हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।